नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। 12 जून 1975 के दिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी के केस में अपना फैसला सुनाया और ये कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव को सही तरीके से नहीं जीता है, इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, और फाइनली इन्होंने निर्णय देते हुए यह कहा कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है वो गैर कानूनी है। और जब ये सारी चीज़ें हो गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट आ गया, इंदिरा गांधी ने अपील ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में की थी, लेकिन इस दौरान इस अपील के बाद इन पर राजनीतिक तौर से इस्तीफे का जो दबाव था वो धीरे धीरे कर कर बढ़ता चला गया। और जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दल जो थे वो सभी विपक्षी दल इकट्ठा होकर 25 जून 1975 को दिन में इन्होंने रामलीला मैदान में एक विशाल जो प्रदर्शन था वो विशाल प्रदर्शन किया और इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। इन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर इंदिरा गांधी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब ये दिन में घटनाक्रम चला, फाइनली 25 जून 1975 के दिन 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की जो है सिफारिश की। और ये सिफारिश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाने की गई थी। और 352 अनुच्छेद के तहत जब आपातकाल लग जाता है तो होता क्या है, देखें, आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का जो संघीय ढांचा है, अर्थात राज्य की शक्तियां, राज्य की सरकारों की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और व्यवहारिक तौर पर वो ढांचा, संघीय ढांचा एकदम निष्क्रिय हो जाता है, खत्म हो जाता है और सारी की सारी शक्तियां यानी स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स भी केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। और इतना सब कुछ जब हुआ और 25 जून 1975 की रात में जब अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, तो आपातकाल की घोषणा के बाद ही आधी रात को सभी बड़े बड़े जो अखबार थे उन अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। ये बिजली काटने का कारण ये था कि अखबार के जो कार्य शैली है वो इस तरह की है कि वो सारी खबरें कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और सरकार जो ये गलत कार्य कर रही थी उस समय, कहीं जनता को इसकी खबर जल्दी से ना लगे और लोग ज़्यादा भड़क ना जाएं, इसलिए अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी। और अखबारों के दफ्तर की बिजली काटने के बाद बड़े पैमाने पर जितने भी विपक्षी दल थे उन दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सरकार ने गिरफ्तार करवाया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। और इन गिरफ्तारियों के परिणाम बहुत ही घातक आगे चलकर सरकार के लिए बने थे। और इतना सब कुछ होने के बाद 25 जून 1975 की रात में मंत्रिमंडल को कोई भी खबर नहीं दी गई और 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक करके मंत्रिमंडल को ये सारी बातें बताई गईं कि राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगा दिया गया है और राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद जी को भी उस समय सिग्नेचर करा दिए गए हैं। तो ये आपातकाल लगाने की जो घोषणा थी इंदिरा गांधी की सरकार ने उस समय की। आइए अब जानकारी ले लेते हैं कि आपातकाल की घोषणा के बाद आपातकाल के कौन कौन से परिणाम हुए, कौन कौन से परिणाम उस समय नजर आए। देखें, सबसे पहली बात तो ये थी कि जैसे ही अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, तो जितने भी विपक्षी नेता थे जो कि सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं आंदोलनों को लीड कर रहे थे, ऐसे सभी विपक्षी नेताओं को एक तरफ से जेल में डालना शुरू कर दिया सरकार ने। साथ ही साथ इसका एक परिणाम ये भी निकला कि जब विपक्षी नेताओं को जो जेल में डाला गया तो इससे सरकार का जो विरोधी आंदोलन था, सरकार विरोधी जो आंदोलन चल रहा था, वो एक बार में एक मुश्त स्टॉप हो गया, एक बार में स्टॉप हो गया था। इसके बाद देखें, हड़तालें भी चल रही थी। केंद्र सरकार के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी उस समय प्रदर्शन करते थे, हड़तालें कर रहे थे। उन हड़तालों पर भी आपातकाल लगने के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद
एकदम से रोक लग गई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपातकाल जैसे ही लगाया गया, विपक्षी नेताओं को जैसे ही जेल में डाला गया, सरकार के विरोध में जितने आंदोलन चल रहे थे वो सारे आंदोलन रुक गए एक साथ। हड़तालें जो चल रही थीं वो हड़तालें रुक गईं। क्यों? क्योंकि इससे लोगों के मन में एक डर का माहौल बन गया था कि कहीं सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल ले रही है, जेल में कर दे रही है, जेल में भेज दिया जा रहा है सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को जो सरकार विरोधी किसी भी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हैं। और देखें, आपातकाल का एक बहुत बड़ा जो परिणाम सामने आया वो था प्रेस सेंसरशिप का। प्रेस सेंसरशिप क्या होती है? आपातकाल की घोषणा के साथ ही सरकार ने प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी। और प्रेस सेंसरशिप में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी अखबार किसी भी प्रकार की कोई भी खबर अपने अखबारों में छापेंगे, उन अखबारों में उस खबर को छापने से पहले सरकार से एक परमिशन लेनी होती थी। तो सरकार यदि वो परमिशन देती है अखबार को खबर छापने के लिए, तो वो खबर अखबार में छपती है, अन्यथा उस स्पेस को जहां वो अखबार में खबर छपनी थी उसे खाली छोड़ दिया जाता था। तो प्रेस सेंसरशिप लागू किस लिए की गई थी? देखें, प्रेस सेंसरशिप लागू इसलिए की गई थी क्योंकि यदि कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज़पेपर सरकार विरोधी किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़ लिखने की कोशिश करता है या किसी न्यूज़ में ऐसा कोई लेख लिखने के प्रयास करता है या ऐसी कोई लाइनें या ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है जो सरकार विरोधी हों, तो ऐसी स्थिति में सरकार उसे छापने से रोक सकती थी। तो आपातकाल लगने के बाद एक बहुत बड़ा परिणाम जो सामने आया वो था प्रेस सेंसरशिप का। इसके बाद देखें, इसी समय आपातकाल के दौरान कई गिरफ्तारियां हुई थीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की ये याचिकाएं उन गिरफ्तारियों के खिलाफ हाई कोर्ट्स में दायर की गई थीं। तो कई हाई कोर्ट्स ने, कई उच्च न्यायालयों ने यह फैसला किया था कि आपातकाल की घोषणाओं के बावजूद अदालत के व्यक्ति के द्वारा, अदालत में यदि कोई व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करता है तो उसको विचार करने के लिए स्वीकार कर सकती है। उसने अपनी गिरफ्तारी को जो चुनौती बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका के माध्यम से दी है, उस याचिका पर हाई कोर्ट विचार कर सकता है। तो आपातकाल का ये एक बहुत बड़ा परिणाम था कि सरकार ने जो लगभग देखें, शाह कमीशन की अभी हम जिक्र करेंगे। शाह कमीशन का एक ऐसा अनुमान था कि लगभग 1,11,000 से ज़्यादा लोग उस समय 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। और गिरफ्तार जब कोई व्यक्ति किया जाता है तो उसके द्वारा या उसके परिवार के द्वारा या किसी उसके हितैषी के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जा सकती है और उसको अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। उसे गिरफ्तार करने के जो कारण हैं वो स्पष्ट करने होते हैं। लेकिन इसी समय हाई कोर्टों ने यह फैसला भी सुनाया कि आपातकाल की घोषणा हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लेकर आता है कोर्ट के सामने जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती दे दी है, उसने कहा है कि मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं वो। और 1976 में जब अप्रैल आया तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक जो पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच थी, उसने उच्च न्यायालय के फैसले को ही पलट दिया। उसने कहा कि यदि सरकार की तरफ से जो दलील दी गई उसमें सरकार ने ये कहा कि यदि आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जबकि अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया हो और किसी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी अधिनियम के तौर पर उस अधिनियम का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अप्रैल 1976 में किया। इस पूरे माहौल में लोगों के बीच में बहुत ही असंतोष था क्योंकि हर तरफ ऐसे कार्य हो रहे थे जिसमें सरकार अपनी मनमानी कर रही थी और सरकार को जो चीज़ लग रही थी वो वैसा कर रही थी। इसमें देखें, जब सरकार की तरफ से इतने नकारात्मक रवैये को लोगों ने देखा तो ऐसी स्थिति में जो बौद्धिक वर्ग था भारत का, उसने सरकार की आलोचना भी करी और आलोचना करने के साथ
अपने एक्शंस भी दिखाए। यहाँ पहला एक एक्शन जो नज़र आया वो था कि पद्म विभूषण से सम्मानित करने का जो प्रोग्राम था, उसमें पद्मश्री से सम्मानित एक लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु। इन्होंने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी ये जो पदवी थी पद्मश्री की, ये लौटा दी थी और लोगों ने अपने अवार्ड्स को वापस करना सरकार को शुरू कर दिया था, ताकि वो ये समझ सके कि ये सरकार को यदि अवार्ड लौटाया जा रहा है तो उसकी आलोचना करने के तौर पर ही लौटाया जा रहा है। इसके अलावा देखें, आपातकाल के दौरान 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। देखें 42वां संविधान संशोधन, बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन आपातकाल से संबंधित हम सिर्फ यहाँ चर्चा करेंगे। आपातकाल से संबंधित ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ आपातकाल के दौरान, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और आपातकाल के दौरान किए गए इस संविधान संशोधन में सरकार ने यह व्यवस्था कर ली थी कि यदि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई विवाद आता है तो ऐसी स्थिति में उसे न्यायालय में जाकर चुनौती नहीं दी जा सकती। देखें ये क्यों किया, क्योंकि जो राजनारायण थे, एक समाजवादी नेता थे, जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों से जिक्र किया है कि राजनारायण ने 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से चुनाव जीता उस तरीके को चैलेंज किया था, और फाइनली 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह जजमेंट सुनाया कि इंदिरा गांधी ने सही में गलत तरीके से अपना चुनाव जीता था। तो अब इंदिरा गांधी को ऐसा लग रहा था कि अब ऐसी व्यवस्था संसद के द्वारा कानून बनाकर संविधान संशोधन करके ऐसा कर देना चाहिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कोई निर्वाचन होता है तो उसको अदालत में जाकर चैलेंज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने अपने फायदे का एक बहुत अच्छा काम किया उस समय। उन्होंने क्या किया कि विधायिका का जो कार्यकाल था, संसद का जो कार्यकाल है, वो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। ऐसा उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा की नेता थी और उनका टर्म 5 साल में ख़त्म होने वाला था, और 5 साल में ख़त्म ना हो इसलिए उन्होंने 42वें संविधान संशोधन 1976 का यूज़ करते हुए एक ऐसी व्यवस्था कर दी जिसमें विधायिका का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर उन्होंने इसे 6 साल कर दिया। तो ये आपातकाल के परिणाम थे जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हुए लोकतंत्र के लिए। कहीं ना कहीं इसके परिणाम बहुत ही घातक थे।